नवंबर 1993 सुबह के लगभग 7 बजे चाइना एयरलाइन 605 ताइपे से उड़कर हांगकांग काई टाक एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए आ रही थी। B-165 नंबर से रजिस्टर्ड बोइंग 747 400 का यह नया प्लेन 5 महीने पहले ही चाइना एयरलाइन को दिया गया था और दुर्घटना वाले दिन तक इस प्लेन ने महज 1969 घंटों की उड़ान भरी थी। इस विशालकाय और आधुनिक प्लेन में प्रैट एंड विटनी कंपनी के 4 PW4056 टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए थे। प्लेन का नेतृत्व कर रहे 47 वर्षीय कप्तान, जिनका नाम कुछ कारणों से उजागर नहीं किया गया, चाइना एयरलाइंस ज्वाइन करने से पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स में फाइटर पायलट रह चुके थे। कप्तान के पास कुल मिलाकर 12,459 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जिसमें 3,559 घंटों का अनुभव इसी तरह के बोइंग 747 प्लेन को उड़ाने का था। कप्तान की तरह 37 वर्षीय फर्स्ट एनफिसर भी पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे और उनके पास भी 5,705 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। अपनी फाइनल लैंडिंग अप्रोच में चेकरबोर्ड मार्कर को फॉलो करते हुए फ्लाइट 605 जब नीचे आ रही थी तो अचानक से मौसम खराब हो गया, जिसके कारण विजिबिलिटी घटकर 5 किलोमीटर ही रह गई थी। खराब मौसम में इस फ्लाइट से आगे चल रहे एक मैकडॉनल्ड डगलूस प्लेन ने कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट पर सकुशल लैंड किया था, जिसे देखते हुए फ्लाइट 605 के पायलट को लग रहा था कि वो भी बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्लेन नीचे आता जा रहा था, मौसम और भी तेजी से खराब होता जा रहा था। ATC टावर ने पायलट को मौसम की फाइनल जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट के आसपास 25 नॉट्स से भी ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम की जानकारी को ध्यान में रखते हुए पायलट अब लैंडिंग चेकलिस्ट के अनुसार सभी कंट्रोल सेटिंग्स और एयर स्पीड वगैरह को कॉन्फ़िगर करने लगते हैं। फ्लैप पोजीशन को 30 डिग्री पर सेट किया जाता है और लैंडिंग एयर स्पीड भी 140 नॉट सेट की जाती है। इसी के साथ साथ स्पीड ब्रेक को आर्म पोजीशन पर सेट किया जाता है ताकि रनवे पर लैंड करते ही ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। चेकरबोर्ड मार्कर को फॉलो करते हुए फ्लाइट 605 जब लगभग 1000 फीट पर पहुंचती है तो तेज हवाओं और बारिश के कारण फ्लाइट की एयर स्पीड को कंट्रोल करने में काफी परेशानी आने लगती है, जिसे देखते हुए कप्तान ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज करके प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करने का डिसीजन लेते हैं। एयरपोर्ट की डिफिकल्ट लैंडिंग अप्रोच और खराब मौसम के कारण हो रही परेशानी में कप्तान को प्लेन की एयर स्पीड और अल्टीट्यूड वगैरह को मॉनिटर करने और समझने में काफी परेशानी हो रही थी। बोइंग 747 के इस आधुनिक कॉकपिट में एटीट्यूड, एयर स्पीड और एल्टीट्यूड एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होते थे और चूंकि तेज हवाओं के कारण एयर स्पीड बार बार चेंज हो रही थी, शायद इसी कारण से कप्तान को डिस्प्ले रीडिंग्स को सही तरह से समझने में परेशानी आ रही थी। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर की हेल्प से कप्तान किसी तरह एयर स्पीड को मैनेज कर रहे थे। चेकरबोर्ड मार्कर के नजदीक पहुंचकर फ्लाइट जैसे ही रनवे के लिए शार्प राइट टर्न लेती है तो तभी कॉकपिट में विंडशील्ड अलर्ट वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इसी के साथ साथ ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग और ग्लाइड स्लोप डिसअलाइनमेंट वार्निंग अलार्म भी अचानक बजने लगते हैं। इस तरह की IGS लैंडिंग अप्रोच में जब प्लेन जमीन के इतना नजदीक होता है तो इस तरह की वार्निंग का आना कोई खास परेशानी नहीं होती और कप्तान प्लेन को रनवे से अलाइन करने की कोशिश करने लगते हैं। सामने से आ रही तेज हवाओं के कारण प्लेन को रनवे सेंटर लाइन से अलाइन करना काफी मुश्किल हो रहा था। तेजी से हिलता हुआ प्लेन रनवे 13 के लैंडिंग पॉइंट थ्रेशोल्ड से लगभग 480 मीटर आगे जाकर रनवे को टच करता है। स्पीड ब्रेक की ऑटो सेटिंग के मुताबिक रनवे को टच करते ही ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन रनवे को टच करने के 2 से 3 सेकंड बाद ही जब कप्तान को थ्रॉटल लीवर को रिवर्स मोड में खींचना चाहिए, गलती से वो उसे फॉरवर्ड पोजीशन में खींच देते हैं, जिसके कारण स्पीड ब्रेक डिसएंगेज हो जाते हैं। हालांकि कप्तान को जल्द ही थ्रॉटल लीवर को गलत खींचने का एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही उसे रिवर्स मोड में खींचते हैं, लेकिन इस जल्दबाजी में उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि स्पीड ब्रेक डिसएंगेज हो चुके हैं। स्पीड ब्रेक, ऑटो ब्रेक और रिवर्स थ्रॉटल के कारण ही आमतौर पर पायलट प्लेन को आसानी से रनवे पर रोक पाते हैं।
अब चूंकि गलत थ्रॉटल के कारण प्लेन के ऑटो ब्रेक हट चुके थे, तेजी से रनवे पर दौड़ता हुआ प्लेन सेंटर लाइन से हटकर थोड़ा राइट डायरेक्शन में मुड़ने लगता है। कप्तान तेजी से प्लेन को सेंटर लाइन में लाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से को पायलट की नजर ऑटो ब्रेक पर जाती है और वो तुरंत ही कप्तान को मैनुअल ब्रेक लगाने के लिए कहते हैं। बिना कोई वक्त गवाए दोनों पायलट फुट ब्रेक पेडल को दबाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कप्तान को एहसास हो गया था कि अब प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना नामुमकिन है, जिसे देखते हुए वो जानबूझकर प्लेन को लेफ्ट साइड में मोड़ देते हैं ताकि प्लेन को समुद्र में गिरने से बचाया जा सके। रनवे की बाउंड्री को तोड़ता हुई फ्लाइट 605 समुद्र में जा गिरती है। खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट की इमरजेंसी सर्विसेज, जिन्हें पहले से ही स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था, वो तुरंत ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को क्रैश साइट पर भेज देती है। फ्लाइट क्रू तुरंत ही एवैक्यूएशन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। इस दुर्घटना में 10 लोगों को सामान्य चोटें आती है। हालांकि हादसा इतना बड़ा था कि इस नए प्लेन को टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया था। तब भी इसे चमत्कार ही कहेंगे कि ऐसी दुर्घटना में भी किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर की जान नहीं गई। प्लेन को पानी से बाहर निकालकर एयरपोर्ट के एक किनारे पर खड़ा कर दिया गया। प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि उसे रिपेयर करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जांच के अनुसार जब प्लेन की एयर स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और कॉकपिट में इतने सारे वार्निंग अलार्म्स बज रहे थे, तो कप्तान को फाइनल मोमेंट में लैंडिंग को कैंसिल करके गो अराउंड करना चाहिए था। कप्तान को इसलिए भी हादसे का दोषी माना गया क्योंकि वो फर्स्ट ऑफिसर को भी अपनी लैंडिंग अप्रोच के बारे में सही तरीके से नहीं समझा पाए। फ्लाइट 605 की लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट ने भी खराब मौसम को देखते हुए अपनी लैंडिंग कैंसिल कर दी थी। इसलिए जांचकर्ताओं ने माना कि फ्लाइट 605 के कप्तान को भी अपनी लैंडिंग कैंसिल करनी चाहिए थी। कप्तान के साथ साथ फर्स्ट ऑफिसर को भी कॉकपिट में आ रहे वार्निंग अलार्म्स पर सही तरीके से एक्शन न लेने के लिए कहीं ना कहीं दोषी माना गया। इसी के साथ रिवर्स थ्रस्ट लीवर को देरी से अप्लाई करने के कारण प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले नहीं रोक पाया गया और एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ ढहता हुआ समुद्र में जा गिरा। चाइना एयरलाइन की भी इस मामले में काफी निंदा की गई कि अपनी पायलट ट्रेनिंग और यूजर मैनुअल में भी उन्होंने इस तरह की क्रॉस वाइंड लैंडिंग के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी थी। घनी आबादी, ऊंची ऊंची इमारतों और पहाड़ों से घिरे होने के कारण काई तक एयरपोर्ट पर लैंडिंग अपने आप में एक जोखिम भरा काम था और इस हादसे के 5 साल बाद 1998 में आखिरकार इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और वहां से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक नए हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू किया गया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।